हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ, और जिसका नाम है हरित क्रांति। और मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से हमेशा कोई न कोई क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको एक बार बहुत बेहतर ढंग से देख लें, इसके हर एक पॉइंट्स को देख लें, हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लें, और ये है क्या चीज़ इसको भी हम लोग देख लें, ठीक है। तो इसके संदर्भ में इससे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बात है उसको हम लोग एकमात्र वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं किसमें है। पहला पॉइंट है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग इसका पूरा नाम है। इनका जन्म 25 मार्च 1914 ईस्वी को अमेरिका के आईओवा प्रांत में हुआ था, लेकिन इनका कार्यक्षेत्र मैक्सिको में रहा। इनका कर्म क्षेत्र कहाँ रहा? मैक्सिको में रहा, ठीक है। इनका जन्म लेकिन कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो ये नॉर्मन बोरलॉग का संबंध किस देश से है, तो अमेरिका से है। ये ऑलरेडी बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैक्सिको मारते हैं, जबकि इनका कार्य क्षेत्र मैक्सिको रहा है, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर का सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। यानी भारत में यदि आपको पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। तीसरा नंबर में देखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग का कार्य क्षेत्र मैक्सिको रहा। मैं भी बताया नॉर्मन बोरलॉग का कार्य क्षेत्र कहाँ रहा? मैक्सिको रहा, ठीक है। चौथा नंबर का सवाल देखिए, नॉर्मन बोरलॉग गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों से भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना करवाया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का चरण 1966 से 1981 तक माना जाता है, ठीक है। और ये पहले चरण के तहत इसमें हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्यों को लाभ पहुंचा था, ठीक है। तो प्रथम चरण में किस किस राज्य को लाभ पहुंचा? हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर में हरित क्रांति का दूसरा चरण 1981 से 1995 की अवधि को माना जाता है। यानी हरित क्रांति का दूसरा चरण कब से कब? 1981 से 1985 ईस्वी को 95 की अवधि को माना जाता है, ठीक है। और तीसरा में देखिएगा 8वां नंबर पॉइंट में हरित क्रांति का तीसरा चरण 1995 से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ है। किसकी फसल को प्राप्त हुआ है? गेहूं। यानी कि हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ या सर्वाधिक जो उपज बढ़ा है, गेहूं का बढ़ा है। किसका बढ़ा है? गेहूं का बढ़ा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 नंबर का सवाल, हरित क्रांति में मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था। यानी हरित क्रांति के तहत जो मुख्य पादप था, मुख्य पौधा था, वो मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, ठीक है। 11 नंबर का सवाल देखिएगा, 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने कई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा, एक नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। यानी 28 जुलाई 2000 को, है ना, 28 जुलाई 2000 को नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, ठीक है। और इससे
इससे रिलेटेड बातें देख लीजिए कि विभिन्न क्रांतियां एवं संबंधित क्षेत्र, यानी 28 जुलाई 2000 के तहत जो है नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई। इसके तहत इंद्रधनुषी क्रांति प्रारंभ किया गया और उसके तहत विभिन्न प्रकार के फसलों से संबंधित विभिन्न क्रांतियां चलाई गई और ये क्रांतियां बराबर परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम लोग चलिए एक एक करके देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे जो परीक्षा में ऑलरेडी पूछे गए हैं, ठीक है, पूछे जा चुके हैं। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन या खाद्य उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति, जिसको हम लोग गोल्डन रिवॉल्यूशन कहते हैं, ये फल एवं सब्जी उत्पादन से है। यानी सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल एवं सब्जी उत्पादन से है। उसके बाद हम लोग देखते हैं श्वेत क्रांति, जिसको बोलते हैं वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन ये दुग्ध उत्पादन से है। यानी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है और इसके जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। यानी कि श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भूरी क्रांति या इसको हम लोग ब्राउन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ये ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन या गैर परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित जो क्रांति है उस क्रांति का नाम है भूरी क्रांति या ब्राउन रिवॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध है मत्स्य पालन से, ठीक है। ये ब्लू क्रांति या नीली क्रांति के संबंध मत्स्य पालन से है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध मांस या टमाटर उत्पादन से है। लाल क्रांति यानी रेड रिवॉल्यूशन का संबंध मांस या टमाटर उत्पादन से है। उसके बाद हम लोग देखते हैं काली क्रांति, जिसको ब्लैक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध या काली क्रांति का संबंध या कृष्ण क्रांति का संबंध ये पेट्रोलियम उत्पादन से है। पेट्रोलियम उत्पादन से है। किसका संबंध? काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन या कृष्ण क्रांति का संबंध, ठीक है। उसके बाद देखिएगा गोल क्रांति या राउंड रिवॉल्यूशन, इसका संबंध आलू उत्पादन से है। गोल क्रांति या राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध आलू उत्पादन से है। उसके बाद देखिएगा पीली क्रांति या पीली क्रांति, इसको हम लोग बोलते हैं येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन का संबंध है तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति या येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। उसके बाद देखिएगा हम लोग देखते हैं गुलाबी क्रांति, जिसको हम लोग पिंक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। पिंक रिवॉल्यूशन, इसका संबंध है मांस निर्यात या झींगा मछली उत्पादन या प्याज उत्पादन। गुलाबी क्रांति या पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध है मांस निर्यात या झींगा मछली उत्पादन या प्याज उत्पादन से है, ठीक है। अब देखिए जो ऑलरेडी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनका कलेक्शन भी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तहत देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी वो किसके दौरान? ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है आपका हरित क्रांति। ये ऑप्शन सुनिए, 5वीं दशक के दौरान, बी 7वें दशक के दौरान और सी 6ठे दशक के दौरान और डी है 8वीं दशक के दौरान। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी 7वें दशक के दौरान। ये किसके दौरान? 7वें दशक के दौरान। ये 7वें दशक के दौरान जो है इसमें क्या हुआ था? हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा
7वें दशक के दौरान। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड हम लोग महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं कि हरित क्रांति 7वें दशक के दौरान वर्ष 1966-67 से प्रारंभ हुई। यह इसका प्रथम चरण था जो वर्ष 1981 तक चला था। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। ठीक है, ये यूपीपीसीएस में ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। ये नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, बी एम एस स्वामीनाथन द्वारा, सी राजकृष्णा द्वारा और डी आर के वी राव द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा, यानी कि एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति अथवा सदाबहार क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाने की बात की। मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक एवं कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा भूमि सुधार कृषि को भी उद्योगों की भांति सुविधाएं प्रदान करना और इसके लिए जो है कृषि आर्थिक क्षेत्र तथा संविदा कृषि पर बल देना आवश्यक कहा। किसने? एम एस स्वामीनाथन ने। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर का सवाल। नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं? तो इसका ऑप्शन सुनिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, बी मैक्सिको, सी ऑस्ट्रेलिया और डी न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। ऑलरेडी ये IAS में पूछा गया क्वेश्चन है और BPSC में भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, यानी BPSC और IAS दोनों में पूछा जा चुका है कि नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। यह मैक्सिको किसी भी स्थिति में सही आंसर नहीं होगा, इसलिए कि मैक्सिको उनका कार्य क्षेत्र रहा। यदि आपको प्रश्न में ये पूछा जाए कि नॉर्मन बोरलॉग का कार्य क्षेत्र कौन सा देश रहा, तो वहाँ मैक्सिको आंसर होगा, लेकिन ये किस देश के हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर का प्रश्न। चौथा नंबर का प्रश्न है हरित क्रांति से अभिप्राय है। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? ए हरी खाद का प्रयोग करना, बी अधिक फसल उगाना, सी उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम और डी हरी वनस्पति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 से माना जाता है और भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ था इसी क्रांति के तहत। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। पांचवा सवाल है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति की है। चावल के उत्पादन में, बी दालों के उत्पादन में, सी पटसन के उत्पादन में और डी गेहूं के उत्पादन में। तो इसका सही आंसर है गेहूं के उत्पादन में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसके पश्चात वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी, यानी कि गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, 5 नंबर हो गया। छठा नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। छठा नंबर का सवाल है हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का
रिकॉर्ड अंक था। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। ए 1500 किलोग्राम, बी 2000 किलोग्राम, सी 2222 यानी 2222 किलोग्राम और डी 3000 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा 2000 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक कितना था? 2000 किलोग्राम। ठीक है, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ 2000 किलोग्राम का रिकॉर्ड उत्पादन यानी पहले से लगभग 3 गुना हो सका था। वर्ष 2018-19 में तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3507 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 7 नंबर का कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका हम लोग पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए कपास से, बी लहसुन से, सी अंगूर से और डी प्याज से। तो इसका सही आंसर होगा डी प्याज से, यानी इसका सही आंसर होगा डी। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज से संबंधित है, यानी गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज के उत्पादन से है। और फिर हम लोग अन्य प्रमुख क्रांतियां भी इसके तहत देखें। काली क्रांति पेट्रोलियम से और नीली क्रांति मत्स्य से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर के उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से। तो आप निश्चित रूप से सभी क्रांति को याद रख लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं 8 नंबर। ये काली क्रांति या कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? ये मत्स्य उत्पादन से, बी कोयला उत्पादन से, सी कच्चा तेल उत्पादन से और डी आपका है सरसों उत्पादन से। तो इसका सही आंसर होगा सी कच्चा तेल के उत्पादन से। इसका सही आंसर क्या होगा? ये कच्चा तेल के उत्पादन से। ये 60 से 62वीं जो बीपीएससी है, 60 से 62वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 60 से 62वीं का जो बीपीएससी का क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि काली क्रांति या कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कच्चा तेल उत्पादन से है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वां सवाल, यानी कि इसमें कह रहा है जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। ए पीएयू लुधियाना में, बी जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, सी IISR लखनऊ में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी जीबी गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, और इसका कुछ व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। यानी टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई वर्षों तक खेती की जा सकती है। भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर जो कि उत्तराखंड में स्थित है द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है? यानी इसमें कौन जोड़ा सही नहीं है? ए सफ़ेद क्रांति दूध, हरी क्रांति अनाज, सुनहरा क्रांति उद्यान और नीला क्रांति मुर्गी पालन। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी नीला क्रांति मुर्गी पालन, जबकि नीला क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, इसलिए डी नंबर गलत है। इसका यानी कि ऑप्शन क्या सही होगा? डी। ठीक है, यानी कि ये नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है, न कि मुर्गी उत्पादन से।
तो इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी, यानी डी क्या होगा? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से, मुर्गी पालन से नहीं। तो इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं डी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ हरित क्रांति एवं जो विभिन्न क्रांतियां हैं उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर समाहित किए वीडियो के माध्यम से। इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोगों ने सभी क्रांति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिए। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।